सो पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और बेसिक प्रॉपर्टीज में एडिटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल बना रहता है। मतलब द सम ऑफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होगा। ठीक है भाई अभिजीत, है ना? कितना होगा टोटल जो भी चार्ज का सम है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कितना होना चाहिए? टोटल जीरो होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा कोई चीज? जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो लूज करेगा। ठीक है। और जब नेगेटिव होगा तब तब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बस तो फिर ये गेन ऑफ इनकी बेसिस पे, तो इसी को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहते हैं इसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आती है जो क्वांटाइजेशन है, कि क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी है वहां वो हम किस लेवल तक उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। हम इसको लिख लो। कैन we ignore can we ignore can we ignore the quantization of electric charge? Ignore the quantization of electric charge. अगर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, इफ यस, तो कौन से, अंडर विच कंडीशन या व्हाट कंडीशंस? ठीक है, वो कौन सी कंडीशन होगी जब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? इफ यस, अंडर व्हाट कंडीशन? ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टार लगा देना आप लोग। ठीक है, बताओ फिर क्वांटाइजेशन का जो इग्नोर जहां पर हम कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है? Q इक्वल टू एन ई। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E है, उसमें E क्या है? इलेक्ट्रॉन, और बहुत स्मॉल होता है। बहुत स्मॉल होने की वजह से अगर हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है? लार्ज स्केल। जब हम किसी सिस्टम की, जैसे सपोज बल्ब का फिलामेंट है, तो बल्ब के फिलामेंट के बारे में बात करेंगे, तो बल्ब के फिलामेंट को ग्लो, सपोज एक 60 वॉट का बल्ब है, तो 60 वॉट के बल्ब के फिलामेंट को ग्लो होने के लिए लगभग कितना, एक कंसिडर है, ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो 60 वॉट के बल्ब को, बल्ब फिलामेंट को, ठीक है, ग्लो होने के लिए कितना, लगभग 2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए पर सेकेंड। पावर, इतना वॉट की पावर वाला जो इलेक्ट्रो बल्ब फिलामेंट होगा, उसको इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड चाहिए होगा। अब सोचो, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। एन इज अ लार्ज नंबर, एन इज वेरी वेरी लार्ज। लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन कैसा है? इज वेरी स्मॉल, और बहुत ज्यादा छोटा है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्वांटाइजेशन में हम जब मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हमें सिर्फ क्या देखना होता है? उसका लास्ट रिजल्ट, कि फिलामेंट ग्लो हुआ कि नहीं हुआ। अब फिलामेंट ग्लो कैसे हो रहा है? हीट की वजह से। हीट मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है। काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है, तो वहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में जा रहे हैं। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम बात करेंगे, तो हम इतनी छोटी वैल्यू का हम कोई क्या करेंगे? उसको नेग्लेक्ट रखेंगे, हम उसे वहां पे इग्नोर कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल में, क्योंकि एन बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बहुत छोटा है। और ये बहुत छोटा होने की वजह से हम वहां पे बड़े लेवल के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि फिलामेंट ग्लो कर रहा है और रोशनी दे रहा है। तो क्वांटाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाता है? हम वहां पे इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमें क्या करना होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। इन छोटे से छोटे फ्रैक्शनल फॉर्म को, छोटे से छोटे फॉर्म को भी हम चार्ज के देखते हैं। कि एक चार्ज आया, सपोज वो 1 कूलाम चार्ज करना चाहता है, या 1 कूलाम का चार्ज उसको चाहिए, तो कितना उसमें टाइम लगेगा?
तो ये सारा कुछ हैंडल होता है क्वांटाइजेशन के बेसिस पे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। तो कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन? यस। वेयर? अंडर व्हाट कंडीशन? मैक्रोस्कोपिक लेवल वाली कंडीशन में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये है कि क्वांटाइजेशन जो रूल है, क्वांटाइजेशन जो रूल होता है, तो क्वांटाइजेशन इज नेचुरल रूल। ये नेचुरल रूल है एक्चुअल में। अब देखो, क्योंकि अगर हम सन से आने वाली लाइट के बारे में बात करें, तो उसमें उसमें क्या आ रहा है? उसमें मास आ रहा है या चार्ज आ रहा है? लेकिन चार्ज के पास है क्या? मास। मास किसमें कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी की फॉर्म में। और वो जो चार्ज है वो बहुत छोटा है, बड़ा लेवल का तो है नहीं, क्योंकि इतना छोटा है कि आदमी तक को महसूस हो रहा है, पेड़ पौधों को, प्लांट्स को, आपके हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर महसूस हो रहा है वो। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। और जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की और स्टडी करी गई, तो उसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्ट हैं, मतलब E/3 है, E/2 है, और जिनको बोला गया क्वार्क्स। क्या कहते हैं? क्वार्क्स। तो फ्यूचर में हमारे पास क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि तब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। और माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में स्टडी जब करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व करते हैं इसमें, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, आपका टॉर्क। आपको क्या लगता है? टॉर्क से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है, उनके मॉलिक्यूल्स पे भी लगता है, उनके छोटे छोटे एटम्स पे भी लगता है। इस वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। लेकिन आप एंगुलर मोमेंटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी देखते हो, इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम भी देखते हो, सुना है? क्वांटम नंबर आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर इनसाइड जाते हो, अफवाह पहुंच चुका है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी पहुंच चुका है वहां। समझ पा रहे हो आप क्यों? क्योंकि क्वांटम, यहाँ पर क्वांटाइजेशन रूल है, वो क्वांटाइजेशन रूल एक नेचुरल रूल है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें ये चीजों को ध्यान रखना है। और क्वार्क्स ने तुम्हें बता दिया। तो क्वांटाइजेशन के इसी रूल को जो स्टडी करा था मिल्कन ने, अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा था। किसने? मिल्कन। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मॉडल, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मॉडल। थॉमसन ने यहां तक कि चार्ज और मास के बीच में एक रेशियो बताया। थॉमसन थॉमसन ने क्या बताया? ई अपॉन मास। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये जब सॉल्व करके वैल्यू जो निकलता है, हर एक पार्टिकल के लिए ये सिमिलर होता है, हर जगह। तो ये थॉमसन का, मिल्कन का ऑयल ड्रॉप मॉडल, ये क्वांटाइजेशन को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। समझ पा रहे हो थोड़ा सा? और क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन इज Q इक्वल टू एन। यहाँ पे जो एन है वो एन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ये हो सकता है, क्वांटाइजेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन दियर इन अ कप ऑफ वाटर? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge a charge is there in a cup of water? बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल टर्म मान लेते हैं, 250 ग्राम का मान लेते हैं एक कप। और एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O।
तो वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, मास 18 ग्राम। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं हम? n इज इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लिकेशन बाय बिगर मास और अपॉन स्मॉलर मास। इसको सॉल्व करो, एस स्मॉल एन किया होगा 6 पॉइंट, एवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर, और ये मास कितना है 250 अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो ये लगभग आ रहा है कितना, n इज इक्वल टू 8.36 इंटू 10 की पावर 24। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, वाटर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा? H2O 2 प्लस 8 10, और उस पूरे कप में कितना है? उसमें है 8.36 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डैश इज इक्वल टू n मल्टीप्लिकेशन बाय 10। तो सॉल्व करोगे तो 8.36 इंटू 10 की पावर 25। समझ में आ रहा है? अब इस यहां से तुम चार्ज निकाल सकते हो, Q बराबर क्या होता है n इंटू ई, n डैश हो जाएगा यहाँ पे, तो 8.36 इंटू 10 की पावर 25, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहाँ से Q निकल जाएगा। जितना भी चार्ज आएगा वो कितना होगा, उस कप ऑफ वाटर में होगा। तो हमने कप ऑफ वाटर को एवरेज ये मान लिया कि कप ऑफ वाटर का इतना है। आप चाहो तो थोड़ा ग्राम को चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर भी कितना चार्ज आ रहा है उसमें, लगभग 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो अब लगा लो, और जबकि हमें एक कूलम चार्ज को या किसी बॉडी को एक कूलम चार्ज करना है तो हमें कितना साल लग रहा था, और वहां इसके पास कितना है। इसका मतलब कि नेचर का कुछ और ही रूल है। नेचर में इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं, बल्कि कई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम में जाते हैं प्रैक्टिकली। यही तो कह रहे हैं कि यहां पर हम प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो हम सिर्फ बड़े एस्पेक्ट्स में देखते हैं, और बड़े एस्पेक्ट्स में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन को। हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम पानी को गर्म कर रहे हैं, उस लेवल में हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसके अंदर की चीजों को रिसर्च कर रहे हैं, उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक समझ लो, सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे, तो हम क्या पाएंगे, क्वांटाइजेशन को। वहां पर हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इतना? मतलब आगे बढ़ूं मैं अगर? झूठ तो नहीं बोल रहे तुम लोग? झूठ बोलोगे तो बेटा देख लेना, शादी नहीं होगी इस जीवन में, कुंवारे रहोगे तुम लोग। हाँ, तुम्हारे साथ वालों की सबकी शादी हो जाएगी, क्योंकि जब ऐसे होता है, झूठ बोलने से होता है। मैंने क्या कहा, हैप्पी रीजन में कब रहोगे, जब तुम यू नो और अदर्स नो, है ना? तुम्हारे गर्दन में दर्द हो रहा है, क्वांटाइजेशन की वजह से हो रहा है बेटे। क्वांटाइजेशन समझ रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सो ऐसे गए होंगे, ठीक है? इस बात की हमें चर्चा तो नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम लोग को ये बता रहा था, कंजर्वेशन रह गया। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत एनर्जी से रिलेटेड भी जानते हो कि कुछ चीजें नाइदर क्रिएटर नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब कि अगर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पंखा चलाने की, लाइट जलाने की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, या फिर कोई भी काम कर रहा हूँ जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चार्ज टूट रहे हैं, फिर एसोसिएट हो रहे हैं, तो फिर वो चार्ज जा कहाँ रहे हैं? इसका मतलब इस धरती में जो चार्ज आज से 4-5 बिलियन ईयर्स पहले थे, वही उतने आज भी हैं। नहीं है? उदित भाई कह रहे हैं नहीं है। जब नहीं है तो हम
यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये टर्म्स तो आएगा ही आएगा, मतलब ये तो मिलियन डॉलर स्टेटमेंट है। किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए। और जब चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना तो क्रिएट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है एक्चुअल में, एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और जब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो फिर वो क्या कर रहे हैं? अपने इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड जहां पर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, सारी चीजें, कुछ चीज बदल रही है, फिर तब तक कोई टूट रहा है, ये बन रहा है, और जितना बना जितना टूटा वो सब क्या होंगे? इक्वल। अब तुम लोग इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने NaCl तो नाम सुना ही है। NaCl किसका नाम होता है? अब आप इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब जब रॉक सॉल्ट को टूटता है, ये आयनाइजेशन होगा, तो बताओ क्या बनेगा? और ये नेगेटिव। अभी कैसा था? न्यूट्रल। जब ब्रेक हुआ तो फिर जितना पॉजिटिव बना उतना ही क्या हुआ? आप समझ गए होंगे, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ है ना? थोड़ा और बड़े लेवल में जाते हैं, क्योंकि तुम लोग आजकल ईरान और इसराइल के बारे में भी सुन ही रहे हो, है ना? तो वहां उस लेवल में चल जाते हैं, न्यूक्लियर अटैक के बारे में चलते हैं जरा। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस देखते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना होगा ना? बड़ा मॉलिक्यूल, उसको थोड़ा सा कहीं से एनर्जी मिलती है और वो ब्रेक हो जाता है अपने छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे अमीबा में भी फ्यूजन होता है, सुना? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए देखते हैं। न्यूक्लियर ये जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, किसमें होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लेते हैं यूरेनियम 92, 235, और इसकी रिएक्शन होगी न्यूट्रिनो के साथ। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिनो। और जब न्यूट्रिनो के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कुछ डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर समझते हो ना? मतलब ये पेरेंट है, तो पेरेंट के बच्चे होंगे। जैसे कि अब ललित है तो ललित के बच्चे हो गए बेरियम और क्रिप्टॉन। अब जब क्रिप्टॉन होंगे तो क्रिप्टॉन और बेरियम, इनका क्या है? 56 और 36। ये हो गया 56, और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 141। और प्लस इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी ये प्रोड्यूस करता है, और प्लस साथ में फिर से एक न्यूट्रिनो बनाता है और प्लस कुछ एनर्जी। इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं एक्चुअल में, जैसे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी है भाई। तो एटम बम जब फटता है तो वो साथ साथ अपने साथ क्या निकालता है? एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अब तुम इसमें कैसे देखोगे कि चार्ज कंजर्वेशन हो गया? बताओ छोटे, तुम बताओ। इस सेल रिएक्शन में कैसे पता करते तुम? आप देखते हो इनको, रिएक्टेंट को, और ये कौन है? प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन या बिफोर फ्यूजन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर फ्यूजन कैसे आना चाहिए? सेम, तभी तो कंजर्वेशन होगा। देख, अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे ये कितना है? यहाँ पे लिख लेता हूं बिफोर फ्यूजन, और ये क्या होगा? इक्वल कितना होना चाहिए? आफ्टर। तो 0 प्लस, ये तो है इलेक्ट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास। तो ये आ गया 56 प्लस 36 प्लस 0। काउंट कर जरा, समझ में आ गया? ये कौन है? चार्ज कंजर्वेशन। इसके ये रॉक सॉल्ट के टर्म्स में भी आज समझ लिया, दूसरा एग्जांपल भी समझ लिया, और भी इसके बड़े बड़े एग्जांपल जैसे एनिलेशन। जब गामा फोटोन टूटता है तो वो क्या करते हैं? अपने चार्ज पार्टिकल्स में टूटता है, जिसको बोलते हैं एनिलेशन। पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं, या एनिलेशन है कि जब दो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मतलब सेम नेचर के चार्ज होंगे, लेकिन जब वो आपस में टकराएंगे, मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा लेकिन
साइन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उस समय स्पार्क निकलेगा, रेडिएशंस निकलेंगी, जैसे बादलों में हो रहा है, तो वो रेडिएशन वगैरह है, वो स्पार्क क्या है, लाइटनिंग कैसे है, उनकी चमक है, वो एक दूसरे के साथ डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो है रेडिएशन, उसको बोलते हैं एनिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो फिलहाल समझ में आ गया। तो इसमें दो लाइन हम लिख लेंगे कि चार्ज, समझ लिख लोगे ना खुद से, चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक चीज और लिख लो कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट लिख लोगे, टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या होता है, जहां पे सब कुछ सेम होता है, मतलब पोटेंशियल सेम हो सकता है। पोटेंशियल समझ रहे हो ना, इसके कोने में वहां पे खड़े हो जाओ, जैसे कि सर्कल है, अब तुम सर्कल से यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे खड़े हो जाए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी हमेशा, यहाँ पे क्या होगी सेम, यहाँ पे क्या होगी, इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड को कहते हैं एकदम एक समान, ठीक है, समपृष्ठ कह सकते हो आप, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो द टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा नियत होगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह। और दूसरा कौन है, चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नोट कर लो ये टर्म्स चार्ज कंजर्वेशन के। ये पहला एग्जांपल हो गया फर्स्ट, ये दूसरा एग्जांपल हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन का। तीसरा जो मैंने कहा पेयर प्रोडक्शन, यस, एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन भी है, दो हैं। पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, कोई गामा, गामा मतलब फोटोन ब्रेक होगा तो किस में टूटेगा, अपने नए चार्ज पार्टिकल्स के फॉर्म में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन और किसमें, पॉजिट्रॉन। ये पेयर प्रोडक्शन है, ये रेडिएशन है, गामा फोटोन। ये फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसका ही उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन ऑपोजिट ऑफ पेयर प्रोडक्शन, नेगेटिव E प्लस, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका नाम पॉजिट्रॉन, तो ये बनेगा गामा, गामा गामा, और साथ साथ टू गामा रेज निकालेंगे। तो ये क्या है, इसके पास जो चार्ज होता है जीरो चार्ज होता है, इसके पास भी कैसा चार्ज होता है, जीरो चार्ज। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब एक टर्म और है जो जो नेचर के बारे में तुम्हें थोड़ा और समझना है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। वो क्या दिखाता है कि किसी भी पूरे नेचर के अंदर जितना भी चार्ज आप क्रिएट कर रहे हैं उतने ही चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और पूरे का पूरा नेचर कैसा बना हुआ है, न्यूट्रल। आप कुछ भी क्रिएट कर दो, एक्चुअल में फिर क्या करते हो आप, उसको डिस्ट्रॉय। और नेचर अपने आप को इस तरह से बैलेंस करके रखता हुआ है। जैसे सपोज छोटे सी लेवल में देख लेते हैं, हमारे माता पिता, उन्होंने हमें पैदा करा, फिर एक उम्र के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर हम रहेंगे, फिर हम कुछ और नए जनरेशन, नई नई स्पीसीज लेके आएंगे, फिर वो खत्म होगी, फिर नहीं बनेगी। तो ऐसा हो रहा है, बैलेंस चल रहा है सब कुछ। और नहीं बैलेंस हो रहा होगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी या कुछ और भी चीजें आप क्या कर दोगे, आर्टिफिशियली क्रिएट कर दोगे, तो उसको भी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा नेचर को। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आयनाइजेशन प्रोसेस हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, और कुछ बड़े लेवल में रेडिएशन। ये कहाँ पे होता है, ये आपके हाइड्रोजन बॉम्ब हो गए, या फिर सन के अंदर। सन के अंदर क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन है ना, ब्रेक हो रहे हैं बार बार और रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं। और वही रेडिएशन जब क्या है, हाई टेम्परेचर, वो हम तक पहुंच रहा है, किसकी फॉर्म में, सूरज की रोशनी की फॉर्म में। सूरज की रोशनी है क्या एक्चुअल में, रेडिएशन, समझ पा रहे हो।
तो ये रेडिएशन है एक्चुअल में ये। और अर्थ ने अपने आप के चार्ज को बैलेंस बनाया हुआ है क्योंकि उसके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ठीक। एक चीज हम और समझ लेते हैं, कौन सा, कि जो स्पीड का क्या फर्क पड़ता है मास पे और चार्ज पे, तो जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन है मास के लिए, इसको नोट पे आप रख लेना। मास इफेक्ट ऑन या इफेक्ट ऑफ स्पीड, नोट कर लो, लिख लो आप इस लाइन को, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्वेश्चन है जिसको कहते हैं m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c²। जो भी रेडिएशन है, जो गामा है, फोटोन है, वो हमेशा इस मास को लेके चलते हैं। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। जब वो कहीं पर नहीं है, एक ही जगह में स्टैटिक है, तो वो रेस्ट मास है। उसकी स्पीड, मीडियम की स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट अगर दोनों सेम हो जाएंगी तो 1 - 1 0, और एम नॉट अपॉन जीरो, जीरो समथिंग, तो वो मास हमें बिल्कुल जीरो लगता है। लेकिन अगर उसके पास कुछ स्पीड है तो फिर वो आगे ट्रैवल करता है, और जब वो ट्रैवल करता है तो ये जो मास है एम, ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए एम नॉट से। एम नॉट कौन सा है? रेस्ट मास। और ये है एम, एम इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन मूविंग विद स्पीड v।